हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इस पूरे चैप्टर को कवर करेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखते रहिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो में आपको परिभाषाएं बहुत ही सटीक और बहुत ही सरल रूप में देखने के लिए मिलेंगी, जो आपको तुरंत समझ में आ जाएंगी। तो आप लोग नोट्स भी तैयार करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्षण चुंबक क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, चुंबकीय पदार्थों को किसी भी आकार में ढाला जा सकता है। यदि किसी चुंबकीय पदार्थ को छड़ के रूप में ढाला जाए तो इसे छड़ चुंबक कहते हैं। ठीक है, अगर कोई चुंबकीय पदार्थ है उसको ऐसे छड़ के रूप में अगर हम बना दें, ऐसे छड़ के रूप में, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, छड़ चुंबक कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो ध्यान से देखिएगा, ऐसा क्षेत्र जहाँ छड़ चुंबक को ले जाने पर उसमें विक्षेप आता हो, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। विक्षेप आने का क्या मतलब है, मतलब अगर उसके पास, उस चुंबक के पास कोई लोहा हम ला कर रख दें तो लोहे को आकर्षित करने लगता है। अगर ऐसा जगह है तो वही जगह क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र। मतलब एक तरह से आप समझ लीजिए, जहाँ पे चुंबक काम करता हो वही हमारा चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। आप लोग फिगर के माध्यम से देखिएगा कुछ इस प्रकार से। और एक प्रकार ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ पे आपको यन और यस दिख रहा होगा, यन और यस, तो आप समझ जाएगा चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। तो देखिए, जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसे विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और प्रवाहित धारा का मान बढ़ाने पर चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ जाता है। धारावाही चालक कैसा भी हो, यह स्थिति संभव है। मतलब अगर कहीं पर आप करंट पैदा कर रहे हैं, विद्युत उत्पन्न कर रहे हैं, तो वहाँ पर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र अपने आप आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कोई तार है, इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसके जो चारों ओर का क्षेत्र है, यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र अपने आप आ जाएगा। ठीक है, यही विद्युत चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं। तो ध्यान से देखिएगा, एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं तथा दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश कर जाती हैं। एक अभितान्य डोरी की तरह होती है। अभितान्य का क्या मतलब, तनी हुई। ठीक है, तथा बंद वक्र बनाती है। वक्र मतलब क्या होता है, गोला। देखिए ऐसे वक्र के रूप में है ना, ऐसे देखिए वक्र के रूप में, तो ये वक्र बनाती हैं। ये रेखाएं जहाँ होती हैं चुंबकीय क्षेत्र वहीं तक होता है। तो आप समझ चुके होंगे कि चुंबक कैसे काम करता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के द्वारा काम करता है। ठीक है, और एक काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि कहाँ से निकलती हैं, उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं इस प्रकार से, और कहाँ खत्म हो जाती हैं, दक्षिणी ध्रुव पे आके खत्म हो जाती हैं। ठीक है, तो यही थी हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को आप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कह सकते हैं। तो देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता रेखाओं के पैटर्न पर निर्भर करती है। किन रेखाओं के, वही जो इससे पहले हम पढ़े हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जहाँ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास पास होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक प्रबल, तथा जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कमजोर अथवा दुर्बल होता है। आप लोग इस बात को समझ गए होंगे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जितनी पास पास होंगी चुंबक उतना ही तेज काम करेगा, और जितनी दूर दूर होंगी चुंबक उतना ही धीरे काम करेगा। ठीक है, यही होती है चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा। तो देखिए ध्यान से, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा चुंबक के बाहर उत्तर से दक्षिण तथा चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की ओर होती है। यह बात आप लोग ध्यान से देखिए। आप कैसे, हम देखते हैं पहले। मान लीजिए यह एक चुंबक है। ठीक है, इधर नॉर्थ है मतलब उत्तर, और इधर साउथ है। तो चुंबकीय क्षेत्र किधर से किधर निकलती है, उत्तर से दक्षिण ना। तो मान लीजिए नॉर्थ से ऐसे साउथ की ओर निकल रही है इस प्रकार से। ठीक है, हम लोग कल्पना कर लेते हैं ऐसे निकल रही हैं। तो देखिए, चुंबक के जब बाहर हैं तो रेखाएं किधर से किधर हैं, उत्तर से दक्षिण। लेकिन जब ये रेखाएं अंदर आएंगी कुछ इस प्रकार से ऐसे, तो देखिए जब चुंबक के अंदर आ रही हैं तो किस दिशा में हो जा रही हैं, साउथ से नॉर्थ हो जा रही हैं, मतलब दक्षिण से उत्तर हो जा रही हैं। ठीक है, जब ये अंदर जाएंगी तो ये उत्तर से दक्षिण हो जाती हैं, और फिर से जब यही बाहर निकलती हैं तो क्या हो जाता है, उत्तर से दक्षिण हो जाती हैं। यही इनकी दिशा होती है। अब हम देखते हैं दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, जिसको हम कहते हैं दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्या है नियम। इस नियम के अनुसार यदि किसी धारावाही चालक को दाएं हाथ से इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा में हो, उंगलियां मुड़ी हुई हों, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती हों, इसके अनुसार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चालक के लंबवत होती है। ध्यान से देखिएगा, आपको क्या करना है, कोई धारावाही चालक लेना है और अपने दाएं हाथ से इस फिगर में जैसे पकड़ा है ना वैसे पकड़ना है। अगर आपकी अंगूठा धारा की दिशा में है और आपकी मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कहाँ होगी, चालक के लंबवत होगी। लंबवत क्या है, मतलब ऐसे सीधे होगी, 90 अंश के कोण पर ऐसे लंबवत होगी। ठीक है, यही चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। अब हम देखते हैं फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम।
तो ध्यान से देखिएगा, इस नियम के अनुसार बाएं हाथ को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों परस्पर लंबवत हों। तब मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को दिखाता है। आप ध्यान से देखिए, आप अपने उंगली को किस प्रकार से किए हैं, ऐसे देखिए, अंगूठा ऐसे है, ये पहली वाली उंगली ऐसे है और फिर ये दूसरी वाली उंगली कुछ इस प्रकार से, मतलब तीनों एक दूसरे के लंबवत हैं, 90-90 अंश के कोण पर। इनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, इनके बीच 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक है। तो ऐसे 90 अंश के कोण पर हो तो क्या होता है, यह जो आपका अंगूठा होता है, अंगूठा, ठीक है। तो देखिए परिभाषा में हमने क्या लिखा है यहाँ पे, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, अंगूठा चालक पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करता है। यह जो अंगूठा है हमारा अंगूठा, यह किसको दिखाता है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को, मतलब एफ, बल की दिशा को दिखाता है। उसके बाद तर्जनी उंगली किसको दिखाती है, देखिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मतलब बी को, ठीक है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को हम लोग बी से दिखाते हैं। तर्जनी यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाती है, और जो यह मध्यमा उंगली होती है यह विद्युत धारा की दिशा को दिखाती है, मतलब आई को दिखाती है, ठीक है। आप लोग ये ध्यान से देखिएगा। बस आपको करना क्या है, तीनों उंगलियों को अपने लंबवत कर लेना है एक दूसरे के। तो बस आपको यह याद रखना है कि अंगूठा किसको दिखाएगा, बल की दिशा को, तर्जनी उंगली किसको दिखाएगी, मतलब पहली उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, और आपकी दूसरी उंगली मतलब जिसको हम लोग मध्यमा कहते हैं किसको दिखाएगी, विद्युत धारा की दिशा को। यही हमारा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम ध्यान से देखिए, यह सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, विद्युत मोटर। तो देखिए यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये जो परिभाषा है इसको ध्यान से देखिएगा, यह एक ऐसा उपकरण है जिसमें यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है, मतलब अंदर की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। देखिए इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, विद्युत पंखों में, रेफ्रिजरेटरों में, विद्युत मिश्रकों में, वॉशिंग मशीन में, MP3 के जो प्लेयर होते हैं उसमें, और कंप्यूटर आदि में किया जाता है। आप लोग इसके फिगर को ध्यान से बनाएंगे और उसके बाद हम चलते हैं विद्युत मोटर के प्रमुख अवयव और कार्य प्रणाली पर, मतलब एक काम कैसे करता है। फिगर पहले आप लोग ध्यान से देख लीजिए। इसमें क्या है, एक आर्मेचर लगा हुआ है, एक विभक्त बल्ब ब्रूस है, एक चुंबक है जिसके पोल नॉर्थ और साउथ में दिखाए गए हैं, एक धुरी है, यह विभक्त तथा वलय है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इसमें उपकरण लगे हुए हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या लगता है, शक्तिशाली चुंबक, आर्मेचर, ब्रूस, विभक्त वलय आदि विद्युत मोटर के प्रमुख अवयव हैं। आर्मेचर आयताकार होता है, देखिए आर्मेचर इसमें आयताकार है ना, यही आर्मेचर है आपका, यह आयताकार है। इसे कुंडली भी कहते हैं। प्रत्येक वलय से कार्बन के बने ब्रूस लगे होते हैं, दोनों ब्रूसों के बीच में बैटरी लगी होती है। प्रारंभ में आर्मेचर शक्तिशाली ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है, और जब यह घूर्णन करता है तो यांत्रिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। यही विद्युत मोटर का कार्य प्रणाली है, ठीक है। तो आप लोग इसको भी लिख के याद कर लेंगे अच्छे से। अब हम समझते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। तो देखिए जब किसी कुंडली में परिवर्ती धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी परिवर्तित हो जाता है। यदि परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र में किसी अन्य कुंडली को लाया जाता है तो उस कुंडली में भी धारा प्रेरित हो जाती है, इसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कोई कुंडली है, मान लीजिए इसमें धारा बह रही है, जब इसके संपर्क में हम किसी और कुंडली को ला देंगे तो धारा उसमें भी बहने लगती है, और यही घटना हमारी कहलाती है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो कोई कठिन नहीं है, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं विद्युत धारा जनित्र, मतलब विद्युत जनित्र क्या होता है, जिसको हम लोग जनरेटर कहते हैं अपनी भाषा में, इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यह विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित उपकरण है। इसके भी वही अवयव हैं जो विद्युत मोटर में है, सिर्फ इसमें बैटरी नहीं पाई जाती है तथा बैटरी के स्थान पर गैल्वेनोमीटर लगा होता है जो प्रेरित धारा को संसूचन करता है। संसूचन मतलब होता है उसका मान बताता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसका कार्य प्रणाली देख लेते हैं। प्रारंभ में आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होता है। जब यह घूर्णन करता है तो इसके प्रथम आधे चक्र के लिए इसमें प्रवाहित धारा की दिशा, आधे चक्र पश्चात पूर्ण चक्र के लिए धारा की दिशा उल्टी हो जाती है। बस इसमें उल्टा काम होता है। जैसे आप जनरेटर देख लीजिए, उसमें बीच में गोलाकार लगा होता है ना, वही क्या करता है, धारा को उल्टा करता है और तभी धारा उत्पन्न होती है। यही क्रम लगातार चलता रहता है तथा अत्यधिक परिमाण की धारा प्राप्त हो जाती है। यही क्रम मतलब जो बीच वाला होता है गोलाकार, वो लगातार चलता रहता है और धारा हमारी बनती रहती है, ठीक है। तो यह विद्युत मोटर की कार्य प्रणाली हो गई। अब हम देखते हैं प्रत्यावर्ती धारा क्या होती है। तो देखिए ऐसी विद्युत धारा जो समान समय अंतरालों के पश्चात अपनी दिशा परिवर्तित कर लेती है, प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मान लीजिए ये आपका बोर्ड है, यहाँ से एक तार निकला थोड़ी दूर तक, फिर तार को हम मोड़ देते हैं, यहाँ तक आ गया, फिर इसको हम मोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक धारा एक समान बहेगी, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक धारा दूसरी बहेगी,
फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक धारा दूसरी बहेगी। मतलब समान समय अंतरालों में धारा क्या हो रही है, चेंज हो जा रही है। यहाँ से यहाँ तक की धारा दूसरी, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी, यहाँ से यहाँ तक की दूसरी हो रही है। इस प्रकार की धारा जब बहती है तो उसी को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। अब हम देखते हैं दिष्ट धारा क्या होती है। तो देखिए, ऐसी विद्युत धारा जिसकी दिशा एवं परिणाम समय के साथ नियत हो, दिष्ट धारा कहलाती है। ठीक है, जिसमें समय के साथ दिशा क्या हो, दिशा और परिणाम एकदम निश्चित हो, कंफर्म हो कि यहाँ पर इतने समय के लिए इतनी ही विद्युत धारा बहेगी, तो ऐसी धारा दिष्ट धारा कहलाती है। और इस चैप्टर का सबसे अंतिम हेडिंग हम लोग देखते हैं, घरेलू विद्युत परिपथ क्या होते हैं। तो देखिए, हमारे घरों में विद्युत आपूर्ति के हेतु दो तार लगे होते हैं, दो तार लगे होते हैं ना। इनके बीच उत्पन्न विभवांतर अगर आपसे कोई पूछे तो कितना बताएंगे, 220 वोल्ट होता है। इसमें से काला तार ऋणात्मक तार तथा लाल तार धनात्मक तार को कहते हैं। ये भी आप लोग जान लीजिए। तारों का जलन विद्युत पथन कहलाता है। जो तार जलते हैं, मतलब जैसे तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, उसको हम लोग विद्युत पथन कहते हैं। तो ये वीडियो आगे भी शेयर कर दीजिएगा हाई स्कूल के बच्चों के पास। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।